गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू टारगेट अलर्ट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डीआरडीओ का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और ये जो डीआरडीओ का जो वैकेंसी आया है वो सेंट्रल फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट के तहत आया हुआ है। इसमें टोटल 2 वैकेंसी आया हुआ है। 561 जो वैकेंसी आया हुआ है वो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए आया हुआ है और 203 वैकेंसीज आया हुआ है वो टेक्नीशियन ए के लिए आया हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आगे देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है। तो वो हो रहा है आपका 11 दिसंबर 2025 से इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। और वही क्लोजिंग डेट दिया हुआ है तो 1 जनवरी 2026 को आप रात में 11:55 तक इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसमें कुछ पेमेंट करना पड़ता है जिसको आप रजिस्ट्रेशन फीस बोला जाता है। ये रजिस्ट्रेशन फीस का लास्ट डेट है वो 3 जनवरी 2026 तक यहाँ पर है, जो कि 11:55 रात में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो करेक्शन विंडो खुलेगा, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो उसमें कुछ भी मिस्टेक होता है तो वो जो मिस्टेक को आप करेक्ट करने के लिए आपको 4 जनवरी 2026 से लेकर 6 जनवरी 2026 के बीच में आपको ये एप्लीकेशन फिर से खुलेगा, जहाँ पर जो जो आप मिस्टेक किए हों उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। और टायर 1 का जो एग्ज़ाम वो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। और ये आपको डीआरडीओ के वेबसाइट में आपको फर्दर बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा कि कब आपका सीबीटी का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए जो कि ग्रुप बी का पोस्ट होता है, और ये जो पोस्ट रहेगा वो नॉन गेजेटेड होता है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होता है ना। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसका क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा और क्या क्या इसका पे स्केल रहेगा। तो इसका जो पे स्केल दिया है वो 7 पे कमीशन के मतलब जो 7वां वेतनमान के तहत आपको बताया गया है। जो लेवल 6 का जो पेमेंट रहेगा वो 35,400 से 1,12,400 के बीच में रहेगा। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो इसमें या तो बीएससी या तो डिप्लोमा जो कि किसी रेस्पेक्टिव पोस्ट के तहत जो डिप्लोमा है उसका जो ब्रांच है उसका जो ट्रेड है वो रहेगा। ठीक है, और ये जो दोनों चीज़ है वो आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। यहाँ पर जो पोस्ट का जो कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी का पोस्ट का यहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसमें बहुत सारा पोस्ट है। जैसे यहाँ पर दिया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए, जिसके लिए डिप्लोमा चाहिए। कौन से ट्रेड में डिप्लोमा चाहिए, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE के यूनिवर्सिटी के तहत आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ये जो ट्रेड में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। SC के लिए एक पोस्ट आया हुआ है, OBC के लिए एक पोस्ट आया हुआ है, EWS के लिए एक पोस्ट आया है। टोटल यहाँ पर 3 पोस्ट दिया हुआ है। उसी प्रकार केमिकल इंजीनियरिंग के लिए दिया जाए तो इसमें केमिकल इंजीनियरिंग का आपके पास या फिर डिप्लोमा होना चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग का या तो टेक्नोलॉजी का, और सेम चीज़ रिकॉग्नाइज होना चाहिए AICTE के तहत। SC के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट आया है, ST के लिए 1 पोस्ट आया है, OBC के लिए 4 पोस्ट आया है, EWS के लिए 1 पोस्ट, और यहाँ पर जनरल के लिए 6 पोस्ट। टोटल यहाँ पर 15 पोस्ट आया हुआ है। सेम उसी प्रकार केमिस्ट्री के लिए टोटल 22 पोस्ट आया हुआ है। और इसके लिए भी केमिस्ट्री के लिए एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आपको BSc डिग्री होना चाहिए कि किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के थ्रू। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा की जरूरत पड़ेगा। तो केमिस्ट्री के लिए टोटल 22 पोस्ट आया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए टोटल 11 पोस्ट आया हुआ है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए टोटल 160 पोस्ट आया है। तो पोस्ट का डिस्क्रिप्शन आप जो डिटेल है वो आप इस पेज के माध्यम से देख सकते हैं। आगे देखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा चाहिए रहेगा और इसमें टोटल 11 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए भी डिप्लोमा चाहिए रहेगा, इसमें टोटल 47 वैकेंसी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इस सब के लिए भी आपको डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगा। और टोटल 111 वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। जियोलॉजी के लिए आपको BSc का डिग्री चाहिए रहेगा और इसके लिए टोटल 1 वैकेंसी है जो कि OBC के लिए आया हुआ है। उसी प्रकार इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए आपको डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ेगा और इसके लिए टोटल 6 वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं तो इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो कि इसके लिए डिप्लोमा की ज़रूरत पड़ता है, टोटल 2 वैकेंसी है। यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगा, है ना। लाइब्रेरी साइंस के लिए आपको डिग्री की ज़रूरत पड़ेगा।
और या तो फिर डिप्लोमा, अगर कोई आपको साइंस में डिप्लोमा है तो भी आप लाइब्रेरी साइंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इसमें 5 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स के लिए बीएससी चाहिए, 6 वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा चाहिए, इसमें टोटल 127 वैकेंसी है। मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा चाहिए, टोटल 12 वैकेंसी है। और फिजिक्स के लिए यहाँ पर बीएससी चाहिए, इसके लिए टोटल 18 वैकेंसी है। और साइकोलॉजी के लिए बीएससी चाहिए और इसके लिए टोटल 4 वैकेंसी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो टोटल 561 वैकेंसी यहाँ पर आया हुआ है और 21 जो है PWBD के लिए यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, अब आगे जो पोस्ट देखते हैं वो टेक्नीशियन ए का पोस्ट है। ये पोस्ट एक्चुअली ग्रुप सी का पोस्ट होता है और ये भी नॉन गेजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होता है। इसमें भी अगर कोई इसका 7वां वेतनमान के तहत पेमेंट का बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में रहेगा पोस्ट। और उसके अनुसार उसका जो क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो अगर कोई बुक बाइंडर का बात करें तो इसके लिए 10th पास या ITI होना चाहिए। टोटल वैकेंसी OBC के लिए 1 और जनरल के लिए 2, टोटल वैकेंसी यहाँ पर 3 वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार कारपेंटर के लिए देखा जाए तो 10th के लिए 10th और ITI होना चाहिए। टोटल वैकेंसी 4 वैकेंसी आया हुआ है। और CNC ऑपरेटर के लिए 10th या फिर ITI चाहिए और इसके लिए टोटल 3 वैकेंसी आया हुआ है। कोपा के लिए 10th या फिर ITI चाहिए और इसके लिए टोटल 52 वैकेंसी आया हुआ है। तो ड्राफ्ट्समैन बोलते हैं या फिर मैकेनिकल से देखा जाए तो इसके लिए 10th या ITI का क्वालिफिकेशन चाहिए रहेगा। टोटल 6 वैकेंसी आया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन के लिए देखा जाए तो इसके लिए भी 10th या ITI, टोटल 30 वैकेंसी आया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखा जाए तो 10th या ITI और इसके लिए भी टोटल 31 वैकेंसी आया है। टेक्नीशियन ए का जो पोस्ट है उसके लिए टोटल आपको, उसके लिए जनरली देखा जाए तो आपको 10th या फिर ITI का क्वालिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगा। आगे यहाँ पर और दिया हुआ है, जैसे फिटर के लिए भी सेम है, 10th या ITI। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 25 है। मैकेनिक्स के लिए 10th या ITI और टोटल वैकेंसी 12 है। मैकेनिक मोटर के लिए भी 10th या ITI और टोटल वैकेंसी 7 है। ऑप्टिकल वर्कर के लिए 10th या ITI, टोटल वैकेंसी 2 है। और फोटोग्राफर के लिए 10th या ITI और टोटल वैकेंसी 5 है। और सीट मेटल वर्कर के लिए भी आप देखे जाए तो 10th या ITI की ज़रूरत पड़ेगा। टोटल वैकेंसी 3 है। सर्वेयर के लिए 1 वैकेंसी है। टर्नर के लिए 8 वैकेंसी है। और उसी प्रकार वेल्डर के लिए आप देखेंगे तो टोटल 11 वैकेंसी। इस प्रकार टोटल 206 वैकेंसी यहाँ पर है ना। और 6 वैकेंसी और 16 वैकेंसी यहाँ पर देखा जाए तो 6 वैकेंसी MSP के लिए और 16 वैकेंसी ESM के लिए और PWBD के लिए यहाँ पर देखा जाए तो टोटल 8 वैकेंसी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशनल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन का बात हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो नेशनलिटी, पहले बात तो इंडिया का होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं वो इंडिया का होना चाहिए। दूसरा, एज लिमिट इसमें दिया हुआ है तो 18 से 28 साल तक दिया हुआ है, जो कि 1 जनवरी 2026 तक होना चाहिए। अगर 1/1/2026 तक अगर कोई वो 28 साल 1 दिन भी हुआ तो वो एलिजिबल नहीं हो पाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो एज रिलैक्सेशन सब कैटेगरी का अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि OBC के लिए देखा जाए, जो कि नॉन क्रीमी लेयर, जिसका 8 लाख से कम इनकम है। चूँकि क्रीमी लेयर 8 लाख से ऊपर इनकम को बोला जाता है, नॉन क्रीमी लेयर मतलब 8 लाख से कम इनकम है इनका फैमिली का इनकम, तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आता है। और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ST/SC के लिए 5 साल का, PW और जनरल के लिए 10 साल का, PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 13 साल का, और PWD और की ST/SC का कैंडिडेट है तो 15 साल का यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी सेंट्रल सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कोई कंटिन्यूस 3 साल सर्विस गवर्नमेंट का कर चुका है तो यहाँ पर STA के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। सेम उसी प्रकार टेक्नीशियन ए के लिए अगर देखा जाए तो अप टू 40 साल तक वो एलिजिबल है। और ST/SC कैंडिडेट है तो टेक्नीशियन ए के लिए देखा जाए तो 45 साल तक वो एलिजिबल है। ठीक है, आगे और देखते हैं। तो आगे देखते हैं तो यहाँ पर दिया है डिफेंस पर्सनल है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो ST/SC के लिए 8 साल का रिलैक्सेशन। उसी के बाद डिफेंस पर्सनल जो विद डिसेबिलिटी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको डिटेल में देख लेने का है। ठीक है, मेडिकल फिटनेस भी इसमें चाहिए रहेगा, है ना।
तो पहले बात तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, कलर आपको पहचानने आना चाहिए। जो कलर ब्लाइंडनेस का जो बंदा होता है उसको कलर में एक्चुअली डिफरेंस पता नहीं चलता, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें विज़न के बारे में दिया है कि 6x6 होना चाहिए, वॉट साइज़ आपको नील होना चाहिए, है ना। बेटर आइज 0.6 का, वॉट साइज़ 0.8 तक होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस कितना कितना लगेगा, वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस को हम लोग देखते हैं। STA B का जो वैकेंसी है उसके लिए देखा जाए तो जनरल, OBC, EWS, MSP ये सब के लिए 250 रुपये वैकेंसी होगा। सॉरी, 250 रुपये आपको नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगा और टोटल 500 रुपये रिफंडेबल फ़ीस रहेगा। इस प्रकार 750 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। जब आप एग्ज़ाम देंगे तो 500 रुपये आपको रिफ़ंड हो जाएगा और 250 रुपये आपका नॉन रिफंडेबल रहेगा। उसी प्रकार वोमेन, ST, SC और PWD या एक्स सर्विसमैन का है, तो इसके लिए जो है नॉन रिफंडेबल 0 है। इसका मतलब यह है कि आपको खाली 500 रुपये जो रिफंडेबल फीस है वो देना पड़ेगा और जैसे आप एग्ज़ाम देंगे वो 500 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। टेक्नीशियन A की वैकेंसी के लिए देखते हैं तो जनरल, OBC, EWS या MSP इसके लिए आपको नॉन रिफंडेबल जो फ़ीस है वो 100 रुपये रहेगा, 500 रुपये आपको रिफंडेबल फ़ीस रहेगा। तो टोटल आपको 600 रुपये पेमेंट करना है जब एप्लीकेशन फ़ीस आप फिलअप करेंगे और जैसे आप एग्ज़ाम देंगे तो 500 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर वुमेन, ST, SC, PWD या एक्स सर्विसमैन के लिए देखा जाए तो नॉन रिफंडेबल यहाँ पर नील है। आपको नॉन रिफंडेबल फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो रिफंडेबल फ़ीस है 500 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ेगा और जैसे एग्ज़ाम देंगे वो रिफंड हो जाएगा। ठीक है, और ये जो रिफ़ंड होगा वो टायर 1 एग्ज़ाम देने के बाद आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एग्ज़ाम सिटी के बारे में बताया हुआ है, एग्ज़ामिनेशन सिटी। तो ये बहुत सारा इसका सिटी नेम है जिसमें आप अपने सुविधा के अनुसार आपको जहाँ से सुविधा पड़ता है, आपको जहाँ से नज़दीक पड़ता है वहाँ पर आप अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर फिलअप कर सकते हैं जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो जो STA B के लिए जो पोस्ट है ना, इसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन दो एग्ज़ामिनेशन हो गए, एक तो टायर 1 हो गया, दूसरा टायर 2 होगा। तो टायर 1 का जो होता है ये स्क्रीनिंग के लिए हुआ जाता है और इसमें देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा, जिसमें 40 नंबर का आपका जनरल साइंस रहेगा, 30 नंबर का आपका इंग्लिश रहेगा और क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स का आपका 40 नंबर का रहेगा और जनरल इंटेलिजेंस का जो रहेगा रीजनिंग का वो 40 नंबर, मतलब 40 का आपका जनरल साइंस, 30 का यहाँ पर रहेगा आपका साइंस और 40 का आपका मैथ्स और 40 का रीजनिंग। इस प्रकार टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलेगा, 150 मार्क्स का मिलेगा और 120 मिनट मतलब 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम रहेगा। ठीक है, उसके बाद CBT 2 में जब आप CBT 1 क्लियर कर लेंगे तो CBT 2 के लिए दो पार्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। पहला तो पर्सनालिटी टेस्ट रहेगा और ये जो है 20 मिनट का आपका टेस्ट रहेगा। दूसरा रहेगा जो कि सब्जेक्ट ऑफ पोस्ट कोड, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उस पोस्ट का जो मेन सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम रहेगा, जो कि 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा और इसके लिए टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। ठीक है, तो ये मैं STA B के लिए बताया। उसी प्रकार टेक्नीशियन के लिए देखा जाए, टेक्नीशियन A के लिए, तो इसमें CBT 1 एग्ज़ाम दिया हुआ है जिसको टायर 1 के नाम से जानते हैं। तो टायर 1 के लिए इसमें भी 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जनरल साइंस का 40 क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश के लिए 30 क्वेश्चन रहेगा और मैथ्स का 40 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग का 40 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और टोटल आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है कि CBT 2 जब टायर 1 को आप क्लियर करके टायर 2 में आएंगे तो यहाँ भी 2 पार्ट होगा। एक तो पर्सनालिटी टेस्ट होगा जो कि 20 मिनट का क्वेश्चन 20 मिनट का एग्ज़ाम रहेगा। उसी प्रकार पार्ट 2 में देखा जाए तो जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के मतलब पर्टिकुलर एग्ज़ाम रहेगा। जैसे मैं मेटलर्जी का हूँ तो मेटलर्जी का उसमें एग्ज़ाम रहेगा और टोटल इसमें 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा और ये आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा जिसमें आपको उसको सॉल्व करना है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा जो STA B के जो पोस्ट है उसके लिए, तो इसमें जो है टायर 1 और टायर 2 का एग्ज़ाम होगा जिसमें आप पहले आपको मैं बता चुका हूँ और इसका जो स्कोर रहेगा टायर 1 और टायर 2 का वो नॉर्मलाइज होगा। ठीक है, टायर 1 और टायर 2 के जो पोस्ट का जो रिजल्ट आएगा वो नॉर्मलाइज फॉर्म में आएगा
इसमें एक चीज़ और दिया हुआ है, देखिए इसके स्क्रीनिंग क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इसके जो टायर 1 और पार्ट 2 ऑफ टायर 2, मतलब जो आपको 150 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें 40% रहेगा, 40% आपको लाना है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 35% आपको लाना है एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जैसे आप एग्जामिनेशन मेरिट, टायर 1 के एग्जामिनेशन मेरिट के हिसाब से आपको टायर 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, और ये जो है 1:10 के रेशियो में रहेगा। ठीक है, मतलब अगर कोई टायर 2 के लिए आपको, टायर 2 में अगर कोई आपको पर्टिकुलर छटिन करना है 10 आदमी का, तो आपको 100 कैंडिडेट को टायर 1 से पास करके टायर 2 के लिए एलिजिबल किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ट्रेड टेस्ट आपको क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, और सेम चीज़ आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा वो 50% जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 45% जो रहेगा एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रहेगा। और इसमें भी वही चीज़ है, टायर 1 और टायर 2 का जो मार्क्स रहेगा वो नॉर्मलाइज फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो बाकी तो ये चीज़ वही दिया है कि टायर 1 टायर 2 टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है सीबीटी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अनुसार ही होता है। सेम चीज़ इसमें भी रहेगा, तो जो पहले वाला एसटीए बी में जो था, है ना, बाकी आपको जब एग्ज़ाम को दे देंगे तो उसका आंसर की भी आएगा, आंसर की भी आपको पहले तो मिलान करना है। जिससे आप टायर 1 टायर 2 आप क्लियर कर लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सब चीज़ क्लियर, सब चीज़ ठीक पाया गया, सब चीज़ अच्छा पाया गया, तो आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।